हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि ये था हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली बुक हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट किए थे। आज हम इसको फुल कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कहाँ से हैं आप, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी जो वीडियो है वो कहाँ तक जा रही है। सो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। ये वाला जो है हमारा मोर देन हाफ चैप्टर हो चुका था, तो ये वाला लास्ट हमारा जो टॉपिक है ये है पेज नंबर 14 पे। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो भारत जो है जिस समय पे आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 15 ऑफ अगस्त को, उस टाइम पे हमारे भारत में जो है 2 तरीके की जगह थी, यानी कि भारत के अंदर ही 2 तरीके की जो है टेरिटरीज थी, जिसको एक तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी या फिर प्रोविंस कहा जाता था, यानी कि जहाँ पे अंग्रेज़ों का जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। उसके बाद जो है आते प्रिंसली स्टेट, यानी कि दूसरी जो प्रजाति है वो वाली, उसमें जो है राजा राज किया करते थे उन जगहों पर, लेकिन जो अंग्रेज हैं उनका वहाँ पे डायरेक्ट शासन नहीं था। सॉरी। तो वहाँ पे वो लोग जो है डायरेक्टली उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता था, वहाँ पे राजा जो है वो ही अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। लेकिन कुछ एरियाज़ में जो है जिनको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहा जाता था, वहाँ पे वो उनका जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का। फिर इसके बाद क्या था कि जो ये वाली जगह ही थी, इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया जाए। अब ये इनकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा थी, मोर देन 500। तो जो है अगर भारत उस समय पे उस सिचुएशन के अंदर आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों ने तो ये बोल दिया था कि आपकी मर्ज़ी है, उन प्रिंसली स्टेट्स को या तो आप जो है भारत के साथ चले जाओ, या फिर पाकिस्तान के साथ हो जाओ, या फिर खुद ही आज़ाद हो जाओ। उनके पास ये 3 ऑप्शंस थे। अब कुछ लोग जो हैं वो सोचेंगे कि हम जो है पाकिस्तान में ऐड हो जाएं, जहाँ पे राजा जो है वो मुस्लिम थे, उन्होंने सोचा कि हम जो है पाकिस्तान में ऐड हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत में ऐड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ने सोचा हम खुद ही आज़ाद होंगे, खुद का अपना एक देश बन जाएगा। अब देखो अंग्रेज़ों की चाल कितनी ज़्यादा शातिर थी कि अगर जो है ये लोग इसमें शामिल नहीं हुए, ना भारत में ना पाकिस्तान में, तो क्या हुआ, एक अलग देश बन जाएगा जहाँ पे अंग्रेज़ अपना दोबारा से इन्फ्लुएंस स्थापित कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने देखो कितनी शातिर चाल चली और हमारे देश के लोगों को बहकाने की कोशिश की। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं वो भी तो वो डबल चालाक है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले ही इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया स्टेट्स का, उन छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको अपने अंदर लेने का। तो फिर क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट जो है वो 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यानी कि अंग्रेज़ों के समय में उनका इन्फ्लुएंस जहाँ जहाँ था उसके 1/3 एरिया के अंदर जो है उनका जो प्रिंसली स्टेट्स है वो 1/3 एरिया में थे, यानी कि 1/3 हिस्सा उन्हीं का था। अब जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो सकते थे, नहीं हो सकते थे, या फिर वो जा सकते थे पाकिस्तान के साथ। तो ये था। अब प्रॉब्लम क्या थी, तो जैसे ही ये रूल ख़त्म हुआ, पैरामाउंटेसी ख़त्म हुई ब्रिटिश क्राउन की प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, तो वो लोग जो हैं आज़ाद हो चुके थे, वो लोग भी हमारे साथ ही। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये थी कि जो ये स्टेट हैं वो उनके पास 3 ऑप्शन थे, लेकिन वो लोग जो है अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो रूलर थे वो थे त्रावणकोर, साउथ में है ये जगह त्रावणकोर। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो लोग जो है इंडिपेंडेंस, वो लोग चाहते हैं कि हमें आज़ाद कर दिया जाए, हमें जो है ना भारत में शामिल होना ना पाकिस्तान में। अब इसके साथ ही जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी कहा कि हमें भी ऐसा ही करना है। अगले ही दिन उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद अब रूलर जो थे, जैसे भोपाल के नवाब थे, उन्होंने जो है वो भी नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन किया जाए, यानी कि भारत को ज्वाइन किया जाए। तो उन्होंने क्या किया,
इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने सोचा कि ये रियल पॉसिबिलिटी होगी कि इंडिया जो है अपना और अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा आज़ादी के बाद, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। अब जो है 1/3 हिस्सा अगर कंट्रोल में ही ना आए तो फिर उसके बाद जो है बहुत सारा पार्ट जो है अनकंट्रोल्ड रहेगा, और जो राज्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस होने की संभावना रहेगी, और वो अलग अलग देशों में, जैसे अब बांग्लादेश अलग देश बना हुआ है ना, वैसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। उन लोगों को ऐसा लगता था। इन मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वर रन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक मैनर। अब जो राजा अपने अकॉर्डिंग रूल करता है उसको जनता की कोई परवाह नहीं है, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। वो क्यों चाहेगा कि मेरा जो ये पार्ट है, यानी कि ये भारत का ये छोटा सा हिस्सा जो मेरे अंडर है, वो किसी सरकार को मैं दूँ? वो क्यों चाहेगा ऐसा? इस तरीके से था ये। और ना वो अपने जो देश में जो या फिर उनके राज्य में जो लोग रह रही हैं वो उन लोगों को भी डेमोक्रेटिक जो राइट्स है वो नहीं देना चाहते थे। उन लोगों को नहीं लगता था कि इन लोगों को ज़रूरत है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते थे। अब इसके बाद सरकार ने क्या नीति अपनाई, गवर्नमेंट्स अप्रोच क्या रही? अब जो है इन्होंने एक जो डिवीजन होने वाली थी ये अलग अलग राज्यों की छोटी छोटी, इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया? अब मुस्लिम लीग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिट में थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी करें ऐसा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? भारत में कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने अपना जो है इन्हीं सभी प्रिंसली स्टेट से मिलना और उनको अपने जो है भारत में शामिल करने के लिए उन्होंने उनको कन्विंस करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? वो जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस, उन्होंने सोचा आज़ादी होते ही हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें जो है अपने पूरे भारत को एक नेशन के रूप में खड़ा करना है। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो ये वो चैलेंज था हमारे नेशन बिल्डिंग में, यानी कितने सारे राज्य अलग अलग जगह पर थे, इसलिए उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई। अब ये अप्रोच जो है भारत ने कई रीजंस की वजह से ली। पहला रीज़न तो ये था कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे उन लोगों को अपने राजा का शासन अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को जो है डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए थी, तो इसलिए वो लोग भी चाहते थे कि ऐसा हो, हमें भी यूनियन में शामिल कर लिया जाए। तो पहला रीज़न तो ये था कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया। फिर दूसरा रीज़न ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो उन लोगों को फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दे सकती थी, यानी कि वो भी चाहते थे कि पूरे तरीके से भारत में तुम शामिल ना हो, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसको अपना लो, फिर उसके बाद जो है तुम्हें ऑटोनॉमी भी दे दी जाएगी। ये था उनका रीज़न। फिर ये आइडिया जो है ये इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन विच ब्रॉट इन टू फोकस द कंटेस्ट ओवर द demarcation of the territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance। उस समय पे जो भारत की जो इसके अंदर डिमार्केशन किया गया था टेरिटरी का, यानी कि उसको भी हमें संभाल के रखना है, उसमें उसी को सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी गई, यानी कि भारत के अंदर जो जो राज्य हैं, जो जो देश हैं, उनको हमें सुप्रीम इम्पोर्टेंस देनी है, और इसी तरीके से हमारा जो नेशन है वो बिल्ड हो पाएगा अच्छे से। इसके बाद जो है क्या हुआ कि बहुत सारे द रूलर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टेट्स साइंड द डॉक्यूमेंट कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो यहाँ पे क्या था कि जो बहुत सारे जो राज्य हैं उनके राजाओं ने या फिर उनके जो रूलर्स थे उन्होंने डॉक्यूमेंट ऑफ असेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो वो साइन कर दिया, बोल दिया कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं हुए। अब इनमें से कौन कौन से नहीं थे? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर, ये 4 ऐसे थे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जो है मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट, और इन लोगों का असेशन भारत में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब इसके बाद क्या था? जूनागढ़ में क्या था कि इसका केस सबसे आसान रहा बाद में, क्योंकि जो जूनागढ़ है उसमें जो है प्लेबिसाइड करवाया गया, यानी कि लोगों का मत पूछा गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, भारत, पाकिस्तान या इंडिपेंडेंस, इन तीनों में से आप क्या चुनना चाहते हैं। तो उन लोगों ने देखा इंडिया की इमेज जो है वो एज अ बिग ब्रदर आज भी मानी जाती है एशियन स्टेट्स में, एशियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे। उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि हम जो है भारत को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उन लोगों ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद जो हैदराबाद आता है, हैदराबाद में क्या हुआ? ये सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था आज़ादी के समय पे। उस समय पे क्या हुआ कि आज के महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटका,
ये 3 राज्यों में भी इसके कुछ हिस्से गए हुए हैं आज के टाइम पे। और जो है इसकी रूलर जो है उनको कहा जाता था निज़ाम। निज़ाम एंड वाज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, यानी कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब जो है उन्होंने क्या किया था, इसमें जो है वो लोग चाहते थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, वो लोग भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक साल के लिए स्टैंड स्टिल, यानी कि हम सोचेंगे इस बारे में कि हमें क्या करना है। उन्होंने वो वाला एग्रीमेंट साइन कर लिया भारत के साथ, जो कि शुरू हुआ था नवंबर 1947 में। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है दंगे होने लगे। वो लोग जो है निज़ाम का जो राज्य है वो नहीं चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि हमें जो है निज़ाम के खिलाफ जो है हमें खड़े होना पड़ेगा ताकि वो भारत में शामिल हो जाए। अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो विमेंस थी, महिलाएं थी, वो भी उन्होंने भी ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या हुआ कि जो आर्मी थी निज़ाम की, उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता रजाकार्स, उसको रजाकार्स कहा जाता था। उन्होंने जो है पूरी की पूरी जो अपनी पैरामिलिट्री फोर्स है जो उसकी निज़ाम की, उसने उन लोगों के कंट्रोल करने में लगा दी कि अब ये जो मूवमेंट शुरू हो रहा है मेरे खिलाफ, मैं उसको कैसे दबाऊं। तो उसने उनको जो है इकट्ठा किया, अपनी पूरी जो कंपनी है या फिर उसकी जो फौज है उसको उसने पूरी जनता के पीछे लगा दिया। और ज़्यादातर जो थे नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि हिंदू थे, जैन, क्रिश्चियंस, बुद्ध वगैरह, उनके खिलाफ उसने ये शुरू कर दिया। और जो रजाकर्स थे उनकी कोई बाउंड्री नहीं थी, उन लोगों को एट्रोसिटीज़ करने के लिए किसी प्रकार का कोई भी उन लोगों को दर्द महसूस ही नहीं होता था, वो किसी को भी मार देते थे। उन लोगों ने क्या क्या किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया, मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम। उन्होंने गैर मुस्लिमों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और उनको जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुई। इन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी मूव इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्स। और सितंबर 1948 में क्या हुआ कि जो भारतीय जो सेना है उसने जो है एंटर किया उसके अंदर, जो वहाँ पे राज्य है, यानी कि पूरे के पूरे हैदराबाद में जो रजाकर्स थे उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया उसके बाद। और इस तरीके से जो हैदराबाद है वो भारत में शामिल हो गया, यानी कि जो है इंडियन आर्मी की वजह से वो शामिल हुआ। अब आती है बारी मणिपुर की। जो है मणिपुर में कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस के महाराजा जो मणिपुर के थे उनका नाम था बोधा चंद्रा सिंह। उनका नाम था बोधा चंद्रा सिंह। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है साइन किया था। वो लोग चाहते थे कि हम शामिल हो जाएंगे लेकिन हमें जो है ऑटोनॉमी चाहिए, हमें अपने जो लोग हैं उनको उनके ऊपर राज्य करने के लिए हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना है, हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जून 1948 में जो स्टेट है वहाँ पे मोनार्की स्थापित कर दी गई। अब मणिपुर जो है वो पहला पार्ट था भारत का जिसमें फिर इलेक्शंस हुए। अब इलेक्शंस जो हुए वो किस बेसिस पे हुए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर जो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वोट कर सकता है, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसके लिए इसके बाद क्या हुआ कि मणिपुर पहला वो राज्य बना जहाँ पे इस तरीके से इलेक्शन हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राजा जो है उसको उस टाइम पे राजा ने सितंबर 1949 में, उसके बाद सितंबर 1949 में राजा ने जो है वो बोल दिया कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली को पूछा ही नहीं उस राजा ने। उसकी वजह से वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा दंगे होने लगे, काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट हुआ जो आज भी है वहाँ पे, जिसको आज भी देखा जा सकता है काफ़ी हिस्सों में मणिपुर के। तो ये थी मणिपुर की कहानी। अब जो है पहले तो ऐसा था कि भाई उन स्टेट्स को जोड़ के रखना है भारत में, हमें उनको जाने नहीं देना है। फिर क्या हुआ कि हमारे जो स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स काफ़ी बड़े थे, कुछ काफ़ी छोटे थे। तो इसमें क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट्स को भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि अब उसके लिए हमने चुना सबसे पहले 2 बेसिस होंगे जिनके बेसिस पे हम उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहला तो था कल्चरल बेसिस पे, फिर था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि एक तो संस्कृति के आधार पर और दूसरा था हमारा जो है उनको
भाषा के आधार पे, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे। अब उनको लैंग्वेज के आधार पे उनको किया जाएगा। अब जो है आज़ादी से पहले नागपुर सेशन हुआ था, नागपुर का जो सदन वो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, तब उन्होंने कहा था कि हम जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने खुद कहा था कि हम जो है भारत में जो स्टेट्स हैं इनको रीऑर्गेनाइज करेंगे आज़ादी के बाद, या फिर उसकी कोशिश करेंगे हम, वो होगा भाषा के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर इसको किया जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद चीज़ें बदल गई। उन्होंने आज़ादी से पहले ये प्रॉमिस किया, लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई। हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने देखा कि स्टेट को लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के आधार पे बांटना, उसमें डिसरप्शन हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो दंगे हो सकते हैं, वहाँ पे अनरेस्ट हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डिसीजन को पहले तो ड्रॉप किया, क्योंकि भाषाएं बहुत ज़्यादा हैं भारत में। इसमें यही तो प्रॉब्लम है। आप कोई और भाषा बोलते हैं, तेलुगु, इंग्लिश भी बहुत जगहों पर इंग्लिश भी बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, और इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी बहुत सारी भाषाएं हैं। मुझे यहाँ पे आसपास के लोगों की कोई भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि वो लोग जो है कोई पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं जो मुझे नहीं समझ आती। मुझे अपना हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी और पंजाबी समझ आ जाती है, लेकिन जो है इन लोगों की पहाड़ी भाषा नहीं समझ आती। जैसे अब इसके बाद जो है इस तरीके से बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही भाषाओं के आधार पे उसको नहीं बांटा जा सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक जो मूवमेंट शुरू हो गया फिर इसके बाद इसके खिलाफ, कि हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि आंध्रा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनके हिस्सों में बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस शुरू हो गया, कि वो लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए कि हमें जो है भाषा के आधार पे ही बांटा जाना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने, फिर इसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भी कुछ लिंग्विस्टिक लाइंस पे भी उसको बांटने के लिए आंदोलन चले। अब इसके बाद क्या होना था कि सरकार ने सोचा भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया एक कमीशन, जो बना 1953 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसने क्या, फिर उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने सभी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस को समझा। फिर उन्होंने क्या किया कि हम जो है भाषा के आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर अच्छे से किया जाएगा तो। अब इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने जो है 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़ को डिवाइड कर दिया भाषा के आधार पे। अब ये जो है चीज़ यहाँ पे फिनिश हो गई कि अब जो है भाषा के आधार पे इसको हमने बांट दिया है, और इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को ये भी कंसर्न रहा कि भाषा के आधार पे अब तो बांट दिया, अब रीजनल लैंग्वेज और भी आ सकती हैं। अब हमें जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब और लोग भी करेंगे डिमांड कि हमें भी जो है बांट दिया जाए, यानी कि हमारे भी जो हम जो भाषा बोलते हैं, हमारे पड़ोसी जो थोड़ी और दूर पे भाषा बोलते हैं उनको भी अलग कर दो भाई हमसे, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इस तरीके से जो है अब 60 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं भारत को जो है उस बेसिस पे डिवाइड किए हुए, यानी कि स्टेट्स को डिवाइड किए हुए, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम इतनी कुछ नहीं आई है जैसा पहले लोगों ने सोचा था कि हमारा जो देश है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और इसकी बजाय भारत जो है काफ़ी अच्छे से नेशनल यूनिटी उसने रिप्रेजेंट किया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जो भारत में भाषा के आधार पर जिन राज्यों को बांट दिया गया था, अब उनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकता। अब ये है हमारा अनेकता में एकता। हमारा देश जो है अनेक भाषाओं, अनेक कल्चर से मिलके बना है, लेकिन फिर भी हम एक हैं एज अ वन नेशन। अब इसके बाद जो है ये चॉइस रही कि हमें जो है इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस विच कुड एट अ टाइम बी ऑपोजिशनल। उस टाइम पे कुछ जो हमारे डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल उल्टे थे, लेकिन अब जो है डेमोक्रेसी ने सभी को एक साथ जोड़ दिया है। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड associated with plurality of ideas and ways of life।
यानी कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका है डेमोक्रेसी। इस तरीके से बहुत सारे लोग एक साथ मिलके रह सकते हैं। किसी को भी हम जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ना जाति के आधार पे, ना मोटापे के आधार पे, ना रंग के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना ही उसकी जगह के जहाँ पे वो रहता है उसके आधार पे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है किसी को भी डिवाइड नहीं करते। Much of the politics in the later period was to take place within this framework, यानी कि भारत में उसके बाद जो पॉलिटिक्स है वो इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चली है, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चली है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तैयार रहें उसके लिए। उसके साथ ही मैं जो है इस साल जो है हमारे इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं CBSE में या फिर किसी स्टेट बोर्ड में भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। ओके, थैंक यू।